सुप्रभात बच्चों। आज की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। ये जो क्लास हमारी है ये कक्षा 10 की विषय सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पहले चैप्टर में हम लोग संसाधन और विकास जो हमारे पाठ्य का शीर्षक है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। संसाधन कितने प्रकार का होता है और कैसे कैसे हमें उपलब्ध है इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। इसी के संदर्भ में अब हम आगे अपनी बात को बढ़ाते हैं, जिसके अंतर्गत आता है हमारा भू संसाधन। ठीक है, भू संसाधन जो है ये मतलब भू का अर्थ होता है भूमि। ठीक है, भूमि पृथ्वी। तो जो भूमि हमारी है ये प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई हमें एक निःशुल्क संसाधन है, निःशुल्क बहुमूल्य संसाधन है। आप लोग ऐसे समझिए इसको। और जिसके अंतर्गत विद्यमान सभी प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, संचार व्यवस्था सब भूमि पर ही आधारित हैं। ठीक है, और भूमि जो हमारी है वो एक सीमित संसाधन है जिसका उपयोग बहुत ही सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए, नहीं तो इसका लगातार दोहन करने से हम इस अमूल्य धरोहर को खो देंगे। ठीक है, भू आकृतियाँ जो है मतलब जो भूमि हमारी है उस पर कितना हमारे पास है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो भू आकृति में जो हमारा इसका जो वर्गीकरण किया गया है, इसमें जो मैदान है, मैदान 43% है, सर्वाधिक है। फिर आते हैं आपके पर्वत पठार जो 30% है। फिर पठार आता है 27% है। ठीक है, अब भू संसाधनों का उपयोग जो है वो निम्नलिखित उद्देश्य के लिए किया जाता है। जैसे वन के लिए उपलब्ध भूमि कितनी है, कृषि के लिए उपलब्ध भूमि, बंजर तथा कृषि योग्य, गैर कृषि योग्य। ठीक है, तो जो बंजर तथा कृषि अयोग्य मतलब गैर कृषि वाले जो कार्य आते हैं इसमें क्या आता है, इमारतें आपकी बनी हैं, सड़कें बनी हैं, उद्योग बने हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और फिर स्थायी चारागाह हैं, विविध वृक्ष हैं, फसल है, ये सारी चीज़ें आपके इस भू संसाधन के उपयोग को दर्शाती हैं। ठीक है, फिर इसका प्रारूप कैसा है। ठीक, भू उपयोग का जो हमारा प्रारूप है उसको निर्धारित करने में कई महत्वपूर्ण कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं, जैसे भौतिक कारक और मानवीय कारक। ठीक है, भौतिक कारक के अंतर्गत बच्चों जितनी भी भू आकृति से संबंधित क्रियाएं आती हैं कि पर्वत कैसा है, पठार कैसा है, पहाड़ कैसा है, मैदान कैसा है, तो जैसी जहाँ की जलवायु रहेगी वैसे वहाँ का जो है उत्पादन क्षेत्र, आर्थिक क्रियाकलाप जो है उससे जुड़ी रहेंगी। फिर आता है हमारा मानवीय कारक। मानवीय कारक भी भौतिक कारक से एक तरीके से जुड़ा हुआ है, जैसा वहाँ की जनसंख्या कैसी है। ठीक है, और संस्कृति कैसी है और ये सारी चीज़ें। तो जनसंख्या इसलिए से जुड़ी हुई है कि जैसा हमारा भौतिक कारक होगा, जैसी जलवायु होगी वैसा उत्पादन होगा। जहाँ उत्पादन ज़्यादा होगा वहाँ जनसंख्या की जो बसावट है वो सर्वाधिक होगी। ठीक है, अन्य विषम परिस्थिति वाले भौगोलिक कारण के क्षेत्रों को आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे पहाड़ों पे देखिए जनसंख्या की जो सघनता है वो हमें नहीं दिखाई देती, लेकिन मैदानों में क्या है, जनसंख्या की सघनता भरपूर मात्रा में है। इसके पीछे केवल भौतिक कारक ही जिम्मेदार हैं। ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। फिर आता है कि कृषि क्षेत्रों में जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पूरे भारत के भूभाग पे कृषि कार्य नहीं होते हैं, और जिसमें जैसे पंजाब है, हरियाणा है आपका, तो इसमें 80% भूभाग पे कृषि कार्य होते हैं। लेकिन वहीं पे आप जैसे ही पूर्वोत्तर भारत की तरफ बढ़ेंगे तो आसाम को छोड़ दीजिए तो बाकी भागों में कृषि कार्य बहुत कम संपादित किए जाते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा इसी भूमि संसाधन पे जो है राष्ट्रीय वन नीति का निर्माण 1952 में किया गया था, जिसके अंतर्गत ये रखा गया था कि जो हमारे यहाँ वनों का जो भौगोलिक निर्धारण करने वाला क्षेत्र है या वनों का भौगोलिक क्षेत्र कितना होना चाहिए, वो 33% होना चाहिए। 33% होने से ये हमारा होगा जो हमारी पारिस्थितिक संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। तो जिससे क्या होता है, वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले जो लोग हैं
उनको बहुत सारे रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, क्योंकि वनों से हमें इमारती लकड़ियाँ, औषधि के जितने भी पौधे हैं, इस संबंध में बहुत सारे ऐसे उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं जिसका उपयोग हम दैनिक और वैसे जीवन में करते हैं। इसके बाद फिर आता है कि भूमि का उपयोग किस किस तरीके से किया जा सकता है। तो भूमि का तो पहले हम ये जाने कि दो तरीके से, जैसे बंजर भूमि है, गैर कृषि योग्य भूमि है। जो बंजर भूमि आपकी जैसे है, जैसे पहाड़ है, चट्टान है और मरुस्थल है, ये सारी चीज़ें हैं। और गैर कृषि भूमि में जैसे बस्तियाँ बनी हैं, सड़क बने हैं, रेलवे बने हैं, अस्पताल बने हैं, तो उसमें कृषि कार्य नहीं हो रहा, लेकिन भूमि का जो क्षेत्र है वो उन लोगों ने उस जो क्षेत्र है उसको उसने घेर के रखा हुआ है। तो मतलब कृषि क्षेत्र में जैसे कमी आ गई है। तो बच्चों, जो हमारा भूमि संसाधन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। इसका प्रयोग हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं और आने वाली जितनी भी भावी पीढ़ी है सब इसी पे निर्भर रहेंगे। क्योंकि जो भूमि है वो हमारे जीवन की आधारभूत संरचनाएं, आधारभूत ज़रूरतें कह सकते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, ये 95% हमारे भू संसाधन से ही प्राप्त होते हैं। लेकिन मानव की बढ़ती उत्सुकता ने भूमि का जो दोहन है वो अत्यधिक बढ़ा दिया है, जिस कारण से भूमि जो है उसका क्षरण होता जा रहा है। वो अपने अपरदन के कारण, नदियों के द्वारा, चरागाह के कारण, मतलब बहुत सारी मानवीय क्रियाओं के द्वारा उसका जो उपजाऊ क्षेत्र है वो नष्ट होता जा रहा है और भूमि जो हमारी है वो उपजाऊ क्षेत्र से बंजर भूमि में बदलती जा रही है। कृषि तकनीकियों ने जो है कृषि कार्य को बढ़ावा दिया है। ये बहुत अच्छा है कि हम एक कम समय में अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन इसका जो ड्रॉबैक है बच्चों ये है कि इससे हमारी जो भूमि की जो उर्वरता है उसका क्षरण हो रहा है, क्योंकि हम भूमि को बिल्कुल भी विराम नहीं दे रहे हैं, जिससे उसका उपजाऊपन नष्ट होता जा रहा है। इसके लिए तमाम तरह के कार्यक्रम भी चलाए गए हैं कि भूमि को एक आध साल के लिए ऐसे छोड़ दिया जाए, उस पर कृषि कार्य ना किया जाए इस तरीके से, लेकिन ये बहुत कारगर उपाय नहीं है। तो आज हम लोगों ने भू संसाधन के बारे में बात किया। उसके बाद जो हम लोग मृदा संसाधन पे आएंगे कि मृदा संसाधन कैसे हैं। भारत में कई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।